नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहे। अब तक की सबसे भव्य परेड में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट, दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। रेलवे ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की CBT-1 परीक्षा के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल इगा स्वाइतेक का मुकाबला डैनियल कॉलिंस से और एश्ले बार्टी का सामना मेडिसन कीज से होगा। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और पुत्र ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली। ASI बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गणतंत्र दिवस परेड समारोह आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। इनमें 6 सेना से और 1 नौसेना और वायुसेना से संबद्ध था। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1 और नेशनल कैडेट कोर के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दस्ता शामिल था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया। काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। अन्य झांकियों में महाराष्ट्र की जैव विविधता, गोवा की सांस्कृतिक धरोहर, कर्नाटक के परंपरागत हस्तशिल्प, मेघालय राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के योगदान को प्रदर्शित किया गया। पंजाब हमें कुल हिंद दे सिरदा ताज हमें, हिंद दे अरिशत चमकण वाला सब तो वखरा चांद हमें, पंजाब हमें पंजाब हमें।
विभिन्न मंत्रालयों की झांकियों में जल जीवन मिशन, उड़ान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महर्षि अरविंदो की 150वीं जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती शामिल थी। अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। कमी बर्फ से पिघलता पानी, गहराइयों से निकलता पानी, पानी ही जीवन दाता है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमान रफाल, सुखोई, जगुआर, Mi-17, सारंग, अपाचे और डकोटा ने राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां प्रस्तुत की। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में दिखाई दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय ने समाज के ऐसे वर्गों को परेड देखने का अवसर प्रदान करने के विशेष प्रबंध किए जो परेड नहीं देख पाते थे। ऑटो चालकों, श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 73वां गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक लेह पोलो ग्राउंड में मनाया गया। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। एक रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में आर.के. माथुर ने अपोन असगर अली बशरत और सेरिंग नमग्याल को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार के लिए और अन्य राज्य पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। श्री माथुर ने लद्दाख में बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन स्तर के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी सूचीबद्ध किया। लेह और कारगिल के नगरपालिका क्षेत्रों में अगले 1 साल में सड़कें बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के 31 गांव बिजली के लिए नेशनल ग्रिड से जुड़े हैं। कोविड एसओपी के बाद इस वर्ष लेह में गणतंत्र दिवस समारोह प्रतीकात्मक है। फिर भी रंगारंग पारंपरिक गीत और नृत्य कार्यक्रमों ने आमंत्रित लोगों को आकर्षित किया है। एंकन डोलमा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश शांति, प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। 73वें गणतंत्र दिवस पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर को उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उपराज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इससे पहले उपराज्यपाल ने पुलिस शहीद स्मारक और बलिदान स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित किया और देश की एकता और अखंडता की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में आज 73वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। लोक कलाकारों ने लंगा शैली
और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ भजन की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास और सचिवालय में ध्वजारोहण किया। ऋषि कुमार के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। हमारे संवाददाता के अनुसार पूरे गुजरात में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले के ऐतिहासिक सोमनाथ तट पर आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा के बीच मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर आयोजित शानदार मार्च पास्ट का मुख्य आकर्षण गुजरात जेल पुलिस प्लाटून, मरीन कमांडो प्लाटून और जूनागढ़ की महिला पुलिस प्लाटून रही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से विजेता और योग विशेषज्ञ दिव्यांग छात्रा अन्वी झांझरुकिया का इस अवसर पर सम्मान किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर पिछले 2 वर्ष के दौरान राज्य में किए गए कार्यों की सराहना की है। श्री कोश्यारी ने अपने भाषण में इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड के बारे में बात की। गणतंत्र दिवस पर श्री कोश्यारी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईटानगर में राजभवन का जनरल बिपिन रावत हॉल राज्य की जनता को समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि जनरल रावत एक महान जनरल थे और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के मित्र भी थे। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जनरल रावत ने बताया कि दिवंगत जनरल के सम्मान में वालोंग से कीबीथू तक की सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने आज 73वां भारतीय गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दूतावासों ने कई कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन किया। दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय ने इन कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। भारत का गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस एक ही दिन 26 जनवरी को होता है। बुरनई में भारतीय उच्चायोग में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग में उच्चायुक्त मुक्तेश प्रदीशी ने इस अवसर पर एक पुस्तिका एक्सपोर्टिंग टू न्यूजीलैंड का लोकार्पण किया। इटली में रोम में 4वीं सदी में निर्मित बास ऑफ डाइक्लेशियन पर तिरंगी रोशनी की गई। अटलांटा में इंडिया हाउस और दूतावास पर भी तिरंगी रोशनी की गई। अमेरिका में कांग्रेस सदस्य से लेकर उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों से लेकर शिक्षाविद, भारतीय समुदाय से लेकर छात्रों तक सभी ने सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहे। अब तक की सबसे भव्य परेड में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। रेलवे ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की CBT-1 परीक्षा के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3-2 से हराया और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल ईगा स्वाइतेक का मुकाबला डेनियल कॉलिंस से और एश्ले बार्टी का सामना मैडिसन कीज से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत और मध्य एशिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपनी तरह की यह पहली बैठक होगी। यह सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है, जो भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से परस्पर सुरक्षा सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल शुरू होगी। नामांकन पत्र 3 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में 69 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार राजेश तुलसीदार पटनेकर को बिचोलिम से, अंतोनियो फर्नांडिस को सेंट क्रूज से और जनिता पांडुरंग मडगायकर को कुंभरजुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। पार्टी राज्य विधानसभा की 117 सीटों में से 20 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसे मिलाकर पार्टी अभी तक 117 सीटों में से 109 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भारतीय रेल ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के मद्देनजर गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया है। विभाग ने 14 और 15 जनवरी की रेलवे भर्ती बोर्ड के पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों पर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये समिति पहले चरण की परीक्षा के परिणामों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति पर विचार करेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका भी कोई न कोई तरीका ऑलरेडी सोचा जा रहा है। किसी न किसी तरीके से सोचेंगे कि एग्जाम की सैंक्टिटी भी खत्म न हो और स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंस है वो भी सॉल्व हो और जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए उनको भी कोई दिक्कत न हो। इस तरह का कोई एक बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 2,85,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,99,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 93.23% है। मुंबई के उपनगर बांद्रा में आज एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। कम से कम 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। एक अधिकारी ने बताया कि बहराम नगर में आज दोपहर बाद लगभग 3:50 पर यह दुर्घटना हुई। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा और लोकसभा में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि वे भारतीय संस्कृति के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कथकली को फ्रांस में लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने मिलेना साल्विनी के परिजनों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3-2 से हरा दिया है। हालांकि भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इस साल के अंत में संयुक्त रूप से स्पेन और नीदरलैंड में होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है। दूसरे सेमीफाइनल में अब से कुछ देर बाद जापान और चीन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। महिला सिंगल्स में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी का सामना अमेरिका की मेडिसन कीज से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की डैनियल कॉलिंस का सामना पोलैंड की इगा स्वितेक से होगा। पुरुष सिंगल्स में शुक्रवार को स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला इटली के माटेओ बेरेटिनी से और ग्रीस के स्टीफानेस सित्सिपास का मुकाबला रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने के साथ ही इसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ होती है, जिसे पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 1950 में दिल्ली में इस दिन की शुरुआत भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भारत गणराज्य के जन्म की घोषणा के साथ हुई थी। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद राष्ट्रपति ने एकत्रित विशाल जनसमूह को पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में संबोधित किया। आज हमारे लंबे और अनूठे इतिहास में पहली बार हम पाते हैं कि इस विशाल भूमि को एक साथ एक संविधान और एक संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है, जो यहाँ रहने वाले 32 करोड़ से अधिक पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वे इस समारोह में 8 घोड़ों वाली शाही बग्घी में आए। रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वे राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
प्रारंभिक वर्षों में लाल किले, इरविन स्टेडियम और यहाँ तक कि रामलीला मैदान में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जाते थे। लेकिन 1955 से सैन्य परेड शुरू होने के बाद समारोह को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। 50 के दशक में हुए गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. After the presentation ceremony, units of the armed forces, headed by heavy tanks, marched past the saluting base. The smart turnout of the officers and men and their soldierly bearing won repeated applause from the jubilant crowd. गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड में सेना के तीनों अंगों और सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं। राज्यों तथा मंत्रालयों की झांकियां भी यहां आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। ये दुनिया की सबसे शानदार परेडों में से एक है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग विशेष रूप से इस दौरान भारत आते हैं। समारोह का समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड प्रस्तुति देते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल भी कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। उत्तर में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि जम्मू, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे और अधिकतम 0 से 2 डिग्री नीचे रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 2 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच और मुजफ्फराबाद में 4 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण में विशाखापत्तनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हैदराबाद में सुबह में कोहरा छाए रहने के आसार है। बाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में इम्फाल में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहे। अब तक की सबसे भव्य परेड में आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। रेलवे ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की CBT 1 परीक्षा के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल इगा स्वाइतेक का मुकाबला डेनियल कोलिंस से और एश्ले बार्टी का सामना मेडिसन कीज से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।